खुशी को समझ नहीं आ रहा था कि रजत कैसा इंसान था। एक पल में वो गुस्से से भर जाता तो कभी बड़े ही सलीके से बात करता। रजत खुशी के देख के लिए एक पहेली सा बनने लगा था। कुछ ही पलों में खुशी ने सोच लिया कि रजत ने उससे नाम मात्र की शादी की है। उसे बस उसे परेशान करने में और लोगों को अपनी रेपुटेशन दिखाने के लिए ही रखा है। खुशी अब भी उन कपड़ों में ही थी। वो उन्हें चेंज भी करना चाहती थी और नहीं भी करना चाहती थी। उसे लग रहा था कि रजत अब भी आएगा और बोलेगा कि हमें कहीं जाना है, इसीलिए मैंने तुम्हें ये ड्रेस पहनने के लिए कहा था, लेकिन रजत नहीं आया। खुशी ने लगभग 1 घंटे तक इंतजार किया और फिर कपड़े चेंज करके कमरे से बाहर आ गई। खुशी जैसे ही बाहर आई, उसे गेस्ट रूम में कुछ लोग बैठे दिखाई दिए। उसने खुद से कहा, घर में तो मेरे और नौकरों के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, क्योंकि जॉली के मुताबिक वो इंसान ऑफिस गया हुआ है। तो फिर यहां कौन बैठे हैं? खुशी थोड़ी आगे बढ़कर गेस्ट रूम के दरवाजे पर खड़ी होकर झांकने लगी तो पाया घर में जितने भी काम करने वाले थे वो सब सोफे पर बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। कोई कैसे पस रहा था तो कोई किसी तरह। साथ में कुछ खाने पीने का सामान भी था। घर में कम से कम 7 नौकर थे जिनमें औरत नहीं थी, इसलिए खुशी ज्यादा आगे नहीं गई। जॉली यहाँ नहीं था तो खुशी उसे ढूंढने के लिए दूसरी ओर चली आई। तभी जॉली उसे सीढ़ियों से आता हुआ दिखाई दिया तो खुशी उसकी ओर बढ़ गई। जॉली ने खुशी को देखा तो मुस्कुरा दिया, फिर बोला, आपको कुछ चाहिए दी? मैं आ जाता आपके रूम में, आप बाहर क्यों आई? खुशी ने ऊपर देखते हुए कहा, वहां कौन रहता है और ये घर के सारे नौकर ऐसे कैसे बैठे हैं? जॉली ने लंबी सांस लेकर कहा, ये नौकर ऐसे ही हैं, सर के जाते ही घर पर अपना राज समझने लगते हैं। खुशी ने ऊपर की ओर इशारा करके कहा, और वहां क्या है? जॉली, वहां सर के दादाजी रहते हैं, वो बीमार हैं, चल फिर नहीं सकते, ना ही बोल सकते हैं, बस देख और सुन सकते हैं। खुशी जॉली की बात सुनते ही जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ते हुए बोली, अच्छा मैं मिलकर आती हूं। जॉली ने खुशी को रोकने की कोशिश की, लेकिन खुशी तब तक आधी सीढ़ियां चढ़ चुकी थी, इसलिए जॉली ने कुछ नहीं कहा और किचन में चला गया। खुशी ऊपर आई, वो सबसे पहले वाले रूम में चली गई, लेकिन जब वो अंदर आई तो पाया कि यहां बुक्स ही बुक्स रखी थी। ये एक लाइब्रेरी की तरह दिखाई पड़ रहा था। खुशी की आंखों में चमक आ गई। उसने मन ही मन कहा, चलो बुक्स तो पढ़ने को मिलेंगी यहां। लेकिन खुशी बाहर आती हुई बोली, पहले मुझे उस जंगली इंसान के दादाजी को देखना है। खुशी अब दूसरे कमरे में आ गई। यहां खुशी जैसे ही कमरे में पहुंची, वो सामने बेड पर सो रहे शख्स को देखकर वहीं ठिठक गई। खुशी दरवाजे से थोड़ी ही दूरी पर खड़ी थी। उसने अपने कदम पीछे लिए और दरवाजे को पकड़कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वो कांपने लगी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। खुशी ने अपने आप को संभाला और आंसुओं को पोंछकर आगे बढ़ने को हुई। तभी पीछे से जॉली बोला, रुको दी। खुशी रुक गई तो जॉली आगे बोला, आप वहां नहीं जा सकती, क्योंकि सर ने किसी को भी उनके पास जाने से मना किया है और आपके लिए उन्होंने सख्ती से कहा है कि आपको ऊपर न आने दिया जाए। जॉली के ये शब्द सुनकर खुशी को गुस्सा आया तो खुद की बेइज्जती भी महसूस हुई, लेकिन फिर वो रजत की परवाह किए बिना ही आगे बढ़ गई। उसने 3-4 कदम ही रखे होंगे कि कमरे में एक अलार्म सा बजने लगा। खुशी के कदम एक बार फिर ठिठके, लेकिन अब खुशी नहीं रुकी और बेड पर सोए इंसान के पास जाकर खड़ी हो गई। घर के सारे नौकर अब इस कमरे के बाहर आ चुके थे। हालांकि यहां आने की इजाजत हर किसी को नहीं थी, इसलिए सब बाहर ही खड़े अंदर की ओर झांक रहे थे। वो इंसान जो आंखों से सिर्फ खुशी को देख रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। खुशी ने उसका हाथ अपने हाथ में ले रखा था और लगातार आंसू बहा रही थी। बोलने की हिम्मत नहीं थी उसमें, इसलिए वो चुप थी। खुशी ने खुद को बोलने के लिए तैयार किया ही था कि तब तक रजत वहां आ चुका था। रजत खुशी के ठीक पीछे खड़ा गुस्से में उसे घूर रहा था। वहीं खुशी को इसका आभास तक नहीं था। खुशी ने धीरे से कहा, दादाजी। तभी रजत बोल पड़ा,
तुम यहाँ किससे इजाजत लेकर आई हो लड़की? रजत की आवाज सुनते ही खुशी के हाथ कांपने लगे। उसने कांपते हाथों से दादाजी के हाथ को छोड़ दिया और वहां से उठ गई। रजत ने फिर से एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, तुम यहां क्यों आई हो? खुशी ने अपना सिर नीचे झुका लिया और अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ने लगी। तभी रजत ने उससे बाजू से पकड़कर कहा, तुम्हें कहा था ना मैंने, मैं बात करूं जब तुम्हारी नजर मुझ पर होनी चाहिए, कहीं और नहीं। खुशी ने अभी अपने सिर को ऊपर नहीं किया तो रजत ने उसकी बाजू पर अपनी पकड़ को मजबूत कर दिया, जिससे खुशी को दर्द होने लगा था। रजत ने गुस्से से कहा, क्या करने आई हो यहां? इस कमरे में आने की इजाजत किसी को नहीं है, समझी? चली जाओ यहां से। रजत ने खुशी को खींचकर बाहर की ओर धकेल दिया। खुशी की आंखों में आंसू अभी भी बह रहे थे। उसने धुंधली नजरों से दादाजी को देखा और वहां से चली गई। रजत अब अपने दादाजी के पास बैठा और उन्हें देखते हुए बोला, सॉरी दादाजी, आगे से ध्यान रखूंगा कि आपको कोई परेशानी ना हो। रजत चला गया तो बेड पर सोए इंसान ने मन ही मन कहा, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो भगवान? मैं बोल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, रो नहीं सकता, कुछ भी तो नहीं कर सकता। मैं राजवीर सिंघानिया, जो कभी मशहूर बिजनेसमैन हुआ करता था, आज इस हालत में पड़ा हूं। मैंने तो कभी किसी का कुछ बुरा भी नहीं किया, फिर मुझे ऐसी सजा क्यों दी कि मैं ये भी नहीं कह पा रहा हूं कि मुझे किसी के आने से परेशानी नहीं होती, बल्कि मुझे अच्छा लगता है। ये मेरा नासमझ पोता ये सोचता है मैं अकेले यहां पड़ा पड़ा खुश हूं। कभी इसके साथ ऐसा होना था, पता चले इसे कुछ वक्त अकेले कमरे में बिताना पड़े बिना किसी फोन या इंसान के, तो कैसा लगता है? नालायक कहीं का। इधर खुशी अपने रूम में आई और जोर जोर से रोने लगी। जॉली भी उसके पास ही खड़ा था और उसके रोने का कारण जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खुशी कुछ नहीं बोल रही थी। इसलिए वो वहां से चला गया, क्योंकि वो जानता था अब रजत यहां आने वाला है। रजत के हर कदम और फैसले को जॉली जानता था, इसलिए उसने यहां से जाने में ही अपनी भलाई समझी। रजत अब खुशी के कमरे में आया तो वो बेड के सहारे से जमीन पर बैठी थी। उसका चेहरा दूसरी ओर था, जिससे रजत उसे रोते हुए नहीं देख पाया। रजत खुशी के ठीक पास आया और अपने दोनों हाथों को पॉकेट में रखकर बोला, जब जॉली ने तुम्हें मना किया था कि वहां नहीं जाना, तो तुम वहां क्यों गई? क्या करना चाह रही थी तुम? किस मकसद से आई हो तुम मेरे घर में? क्या मेरे दादाजी को फिर से चोट करने आई हो? खुशी जो रजत की बातें सुन तो रही थी, उसके कानों में उसकी आवाज आ रही थी, लेकिन वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रही थी, मानो उसके जिस्म की सारी शक्ति खत्म हो गई हो। वो रजत की इन जली कटी बातों पर फूट फूट कर रोना चाहती थी और कहना चाहती थी कि वो ऐसा कुछ नहीं करने आई, बल्कि वो तो उनकी सेवा मदद करना चाहती है। खुशी चाहती थी कि वो रजत को बोले कि वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, लेकिन उसमें इतनी भी क्षमता नहीं बची थी कि वो जवाब दे। जब खुशी कुछ नहीं बोली तो रजत ने खुशी के कंधे पर हाथ रखा। तभी खुशी रजत के हाथ पर आ गिरी। रजत ने खुशी को संभालते हुए गोद में उठा लिया। खुशी की आंखें हल्की सी बंद थीं, जिससे रजत समझ गया कि खुशी की हालत ठीक नहीं है। इसलिए उसने उसे बेड पर सुलाया और जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया। तब तक रजत ने खुशी को ध्यान से देखना शुरू किया। रजत ने खुशी के मासूम से चेहरे को देखकर धीरे से कहा, इतना मासूम चेहरा लेकर कोई इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है? मुझे पता है तुम कितनी कपटी लड़की हो, फिर भी मैं तुम्हारे लिए ये सब कर रहा हूं। पता नहीं कैसे कर लेती हो तुम ये सब। कुछ देर में डॉक्टर आया तो उसने रजत से कहा, क्या बात है रजत, शादी के दूसरे दिन ही बीमार कर दिया भाभी को। डॉक्टर रजत का दोस्त ही था, इसलिए उसने मजाकिया अंदाज में ये सब बोला था। रजत ने एक नजर घूर कर उसे देखा, फिर बोला, तू अपना काम कर, ज्यादा जुबान मत चला। डॉक्टर ने खुशी के सिर को चेक किया तो उसे बहुत गर्म महसूस हुआ, इसलिए उसने रजत को ताना मारते हुए कहा, बुखार है इन्हें, लगता है ठीक से ध्यान नहीं रखा तूने। रजत कुछ नहीं बोला तो डॉक्टर ने खुशी की नब्ज देखी
तो उसके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। अब उसने अपने साथ लाए बैग को खोला और उसमें से कुछ सामान निकालकर खुशी को चेक करने लगा। तभी रजत बोल पड़ा, ये क्या कर रहा है तू? इन सब चीजों की जरूरत कहाँ से पड़ गई? नॉर्मल फीवर ही होगा ना। दवा दे और जल्दी से काम खत्म कर। डॉक्टर ने रजत की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो कभी खुशी की आंखों को खोल कर देखता तो कभी उसके दिल की धड़कन सुनता। करीब 15 मिनट बाद डॉक्टर ने अपने चेहरे पर हैरानी भरे भाव लेकर कहा, तुझसे जरूरी बात करनी है, बाहर चल। रजत को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो उसके पीछे पीछे चल दिया। डॉक्टर ने बाहर आकर कुछ दवाइयां लिखकर जॉली को लाने को भेजा। जॉली चला गया तो उसने रजत की ओर देखकर कहा, देख भाई, तेरी नई नवेली दुल्हन की हालत ठीक नहीं है। वो किसी चीज से या बात से तनाव में है और मुझे लगता है ये तनाव काफी वक्त से है। वो इतनी कमजोर है कि खुद उठ भी नहीं सकती है। पता नहीं इतने दिन में कैसे ये सब झेल रही है। अभी तक मुझे तो यही समझ आया है, बाकी जब वो होश में आएंगी तब पता चलेगा कि बात क्या है। रजत को जैसे कोई धक्का सा लगा था, क्योंकि जो उसे खुशी के बारे में बताया गया था वो उससे बिल्कुल अलग बिहेव कर रही थी। उसे बताया गया था कि खुशी बोल्ड लड़की है, वो किसी की परवाह नहीं करती, उसे बस पैसे से मतलब है, इसलिए वो उससे शादी कर रही है। लेकिन जैसा उसके डॉक्टर दोस्त ने बताया था कि वो तनाव में है, तो किस वजह से वो तनाव में थी? उसे उसके पैसे तो वो दे चुका था। रजत खुशी को समझने में एक बार फिर हार गया था। जॉली आया तो डॉक्टर ने खुशी को कुछ इंजेक्शन दिए और रजत से उसका ख्याल रखने के लिए बोलकर चला गया। रजत ऑफिस जाना चाहता था, लेकिन खुशी को अकेले भी नहीं छोड़ना चाह रहा था। वो ना चाहते हुए भी खुशी की ओर खींचा चला जा रहा था। वो जितना खुशी से दूर जाना चाहता था, वक्त उसे उसके करीब ला रहा था। रजत सोफे पर बैठा खुशी को देख रहा था। उसे खुशी के चाचा की बात याद आई कि खुशी सिर्फ पैसों से प्यार करती है, इसलिए आप उसे पैसे दीजिए और फिर आप जो कहेंगे वो करेगी। रजत के दिमाग में एक बार फिर खुशी के लिए नफरत पैदा हो गई और वो उठकर चला गया। कहानी अभी जारी है। अगला भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट प्लीज। हैव ए गुड डे।